हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज रजौरिया। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3। इसकी है हमारी क्लास नंबर 2। अगर आपने क्लास नंबर 1 नहीं ली तो बेटा मैं बोलूँगा कि आप इस चैप्टर की इस क्लास से पहले क्लास नंबर 1 ज़रूर लें, ताकि आपको इस चैप्टर में एक बेस बनता हुआ समझ में आएगा। लेकिन अगर आप अक्रूवल कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट और मैचिंग कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक एप्रोप्रिएट क्लास है। इसमें आपको इन तीनों कंसेप्ट्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से सिखाने की कोशिश की जाएगी। तो हम लोग चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द अक्रूवल कंसेप्ट एंड व्हाट इज़ द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है? अक्रूवल कंसेप्ट ना बेटा ये कहता है कि जब कोई ट्रांजेक्शन हो गई जी तभी रिकॉर्ड कर लेनी है। उससे ना ये मतलब मत रखना कि इसके पैसे आए कि नहीं आए। देखो, दो चीज़ें होती है, एक है ट्रांजैक्शन हो गई, एक है जब उसका पैसे की लेन देन भी ख़त्म हो गई। तो आप ये मत सोचना कि जब हुई है ना ट्रांजैक्शन हम तब रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब पैसे की लेन देन ख़त्म हो जाएगी तब रिकॉर्ड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ना एक्स को सामान उधार बेचा, एक्स ने हम पैसे नहीं दिए, तो आप अपने दिमाग में ये बात मत ले आना कि यार अभी तक पैसे तो आए नहीं है तो मैं इसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करूँगा। ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं करोगे ना तो शायद आप एक दिन भूल ही जाओगे कि आपने एक्स को सामान बेचा था। सर एक्स ने पैसे नहीं दिए बाद में तो क्या कर लोगे, याद कैसे आएगा? सर ब्रेन है ना हमारा, ह्यूमन ब्रेन की एक लिमिटेशन होती है। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई भूलने से ज़्यादा बेटर पता है क्या है कि अगर आप किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड, किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर आप एंटर करते हो, कोई भी आपने ट्रांजेक्शन की, आप ना तुरंत के तुरंत उसको रिकॉर्ड कर लो, भले ही उसके पैसे आए हो चाहे ना आए हो। ठीक है, चाहे वो उधार के केस में क्यों ना हो। जैसे आपने कोई ट्रांजैक्शन की, आप उसको तभी के तभी रिकॉर्ड कर लो, चाहे आपके पैसे अभी गए चाहे नहीं ना गए। आपने अभी ना उधार किसी से खरीद लिया, आप सोच रहे हो जब जिस दिन इसके पैसे पेड करूंगा उस दिन ये एंट्री, उस दिन इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूंगा। सर आप पैसे पेड करना ही भूल गए तो बदनामी नहीं होगी आपकी। तो दोनों ही केस में आपको सही क्या लग रहा है? ट्रांजेक्शन को पहले रिकॉर्ड करना चाहिए कि बाद में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए? पहले रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। पैसे की सेटलमेंट से मत देखो ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शन की हैपनिंग देखो, ट्रांजैक्शन कब हैपन हुई है। ये कंसेप्ट कहता है कि जैसे ट्रांजैक्शन के अंदर आप एंटर करते हो ना, जैसे ट्रांजैक्शन होती है वैसे रिकॉर्ड कर लो, इसके सेटलमेंट से आपका कोई मतलब मत रखो। ये बोलते हैं कि आप ट्रांजैक्शन को दो तरीके से रिकॉर्ड कर लो, एक जब ट्रांजैक्शन हुई है, दूसरा जब वो सेटलमेंट हुई है। तो क्या होगा, दो ही एंट्री तो करनी पड़ेगी। एक बार जब मैंने राम को उधार सामान बेचा तो मैंने राम के नाम पर चढ़ा लिया, राम को मैंने 5,000 रुपये सामान उधार बेचा। जब राम पैसे दे देगा तो मैं लिख लूँगा राम से 5,000 रुपये उधार सामान बेचने के आ गए। ये बेटर रहेगा ना कि अगर कल राम पैसे देने से मना कर दे तो आप बताओगे ना आपके दिमाग से, या फिर राम पैसे देने से मना कर दे या फिर आपके दिमाग से स्किप कर जाए। सॉरी बेटा। तो हम लोग अक्रूवल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन में जैसे ही एंटर करेंगे वैसे ही रिकॉर्ड कर लेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि सेटलमेंट हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि ना बाद में एक भूलने का डर होता है। डर के कारण हम लोग कहते हैं कि भैया पहले रिकॉर्ड कर लो यार, बाद में भूल गए तो पैसे नहीं आएंगे। राम को उधार सामान बेचा, राम ने दिए नहीं और हम भूल गए तो राम से मांगेंगे कैसे पैसे को। तो बेटर है कि उधार सामान बेचते टाइम पर रिकॉर्ड कर लो, बाद में देखेंगे पैसे आए कि नहीं आए। ठीक है जी। तो अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहते हैं, अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, और जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज़ एंटर्ड इनटू। जब वो ट्रांजैक्शन हो जाती है, एंटर्ड इनटू का मतलब है जैसे ही वो ट्रांजैक्शन हुई वैसे ही उसको रिकॉर्ड कर लो, एंड नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक प्लेस। सर सेटलमेंट का वेट मत करना कि उसके पैसे आए कि नहीं आए। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट पे। इसको ना मैंने रेड कलर से लिखा है जानबूझ के, क्योंकि ये सबसे मुश्किल कंसेप्ट लगता है 11th क्लास के बच्चों को। तो बेटा आज मैं बहुत बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा, एक ही बार में आपके दिमाग में बिठा दूंगा। मेरा एग्जाम्पल बस मत भूलना यहाँ पे। ठीक है, खूनी कंसेप्ट है ये, याद रखना। बहुत सारे बच्चे पेपर में नंबर कटवा के आते हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन के नाम पे। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट बोलता क्या है, सिंपल सी बात मेरी सुनना। सर सबसे पहले देखेंगे अब रेवेन्यू क्या होता है। आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 में सिखाया था रेवेन्यू क्या होता है। सर जो ग्रॉस अमाउंट हम अपने कस्टमर से रिसीव करते हैं ना, सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विस के बदले में, उसका हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। तो आपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब कर लेना है कि रेवेन्यू आपने अर्न कर ली।
ये कंसेप्ट ये वाली बात करने वाला है कि रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करना है। हम लोग बोलते हैं कि रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको दो बातों पे ध्यान देना है। पहली बात क्या है कि आपने वो ट्रांजैक्शन की, रिवेन्यू को अर्न करने के लिए जो काम करना था क्या वो काम कर दिया। दूसरी बात ये, आ रिलेशन टू रिसीव द मनी, सर उस काम को करने के बाद आपका जो पैसे रिसीव करने का जो रिलेशन है वो साथ में इस्टेब्लिश हुआ। अगर ये दोनों के दोनों काम हो गए ना तो आप अपने रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लो। आपने रिवेन्यू को कमाने के लिए जो काम करना था आपने वो काम कर दिया, और आपका और सामने वाली पार्टी के अंदर वो रिलेशन भी इस्टेब्लिश हो गया कि वो सामने वाली पार्टी उसका पैसा देगी। ये दो चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाएगी जी, आप अपने रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेना। समटाइम क्या होता है कि आप अपने सामने वाले बंदे के साथ अपना काम तो कर देते हो, पर भैया मनी जो रिसीव होने वाला जो पार्ट है ना वो आपका ऑब्लिगेशन तैयार नहीं होता, तो उस केस में आप अपने रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा आपको, ध्यान से सुनना। लेकिन मैं एक बच्चे को पढ़ाने के लिए गया, 30 दिन मैंने इसको ट्यूशन पढ़ाया, होम ट्यूशन मैंने इसको पढ़ाया और वो पढ़ता रहा। मैंने बोला 30 दिन कंप्लीट होने के बाद मैंने कहा बेटा देख मैंने तेरे को पढ़ा दिया, अब ना बेटे पैसे जो है वो फीस के दे दो मुझे। वो बच्चा मेरे से बोला कह रहा रुको भी पापा को बुलाता हूँ। उसके पापा निकले दाऊद इब्राहिम, पापा ये बंदूक लेके कह रहे हाँ भाई क्या चाहिए तुझे, कितने पैसे दूँ। मैंने बोला सर कुछ नहीं चाहिए। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं, रिवेन्यू तो अर्न कर ली पर क्या रिसीव होने की ऑब्लिगेशन हुई। मैं दाऊद से पैसे मांग सकता हूँ क्या? सर मरना थोड़ी है अपने को, ठीक है। तो इन दैट केस रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि आपने काम तो किया है, पर ऑब्लिगेशन टू रिसीव जब मनी है ना बेटा वो वाला रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हुआ। क्या मांग सकते हो क्या पैसे? अब जान देनी है क्या उसको? बस ये बोलो भैया और बताओ तेरे बच्चे को क्या पढ़ाना है, बात खत्म, छोड़ मेरे को। बच्चे बोल रहे सर थोड़ा सा अटपटा एग्जाम्पल, थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताऊँ, थोड़ा सा मतलब दाऊद को हटा के। मैंने एक बच्चे को पढ़ा रहा था, मैंने 30 दिन जाके इसको पढ़ाया। अब जब मैं इसको पढ़ा रहा था ना तो मैंने पहले से ही तय कर लिया था कि मैं आपको ना फ्री में पढ़ाऊंगा। आप बहुत गरीब हो, मैं आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा, मैं आपसे एक भी पैसा नहीं लूँगा। इन दैट केस आप मुझे एक बात बताओ कि मैंने उस बच्चे को पहले ही तय कर लिया कि मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, या फिर मैंने एक NGO से टाई अप कर लिया कि भैया मैं आपके यहाँ पे आऊँगा और आपके यहाँ पे गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा के जाऊँगा। सर मैंने रिवेन्यू को अर्न करने के लिए जो काम करना था वो काम तो कर लिया, पर क्या ऑब्लिगेशन टू रिसीव द मनी है, क्या वो रिलेशन मेरे और उस NGO के बीच में इस्टेब्लिश हुआ? क्या वो NGO मुझे पैसे देगा? तो इन दैट केस रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करना है, रिवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है। आई थिंक आपको बेटरली समझ में आ गया होगा NGO वाले एग्जाम्पल से। तो अब एक बार देखते हैं कि जितनी मैंने बकवास की, जितनी मैंने बातें बोली, मतलब ये बकवास नहीं है, जितनी मैंने बातें बोली क्या हमने बोर्ड पे यही लिखी है? पढ़ते हैं बेटा, आ जाओ। रिवेन्यू इज कंसीडर्ड, रिवेन्यू को कंसीडर करना है कब? व्हेन आ ट्रांजेक्शन हैज़ बीन एंटर्ड इनटू, जैसे वो ट्रांजेक्शन हो गई, मैंने उस बच्चे को 30 दिन पढ़ा दिया, एंड द रिलेशन ऑफ ऑब्लिगेशन टू रिसीव द मनी हैज़ बीन एस्टैब्लिश, और जो पैसे लेने का जो रिलेशन था ना वो भी साथ में बन गया, तब तो रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेना, अदरवाइज रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज मत करना। ठीक है जी, तो आपने इतना ही लिखना है, तो फिर आगे चलते हैं। तो मैचिंग कंसेप्ट पे चलते हैं बच्चे। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये, मेरे को तो बड़ा आसान लगता है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें डाउट है, तो आपको डाउट ना रहे इसलिए बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनना बेटा। रियल लाइफ में भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जब हम आगे चलेंगे तो बार बार इस कंसेप्ट का सहारा लेंगे कि मैचिंग कंसेप्ट ऐसा कहता है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। फंडामेंटल अजम्पशन है जी अकाउंट्स की। तो ये क्या कहता है? कहते हैं भैया जिस पीरियड के आप खर्चे ले रहे हो उसी पीरियड की इनकम लेना, या फिर आप इस तरीके से बोल लो जिस पीरियड की आप इनकम ले रहे हो, जिस पीरियड की आप रेवेन्यू ले रहे हो उसी पीरियड के एक्सपेंस लेना, ताकि आप सही प्रॉफिट और लॉस को पता लगा सको। सर आपने खर्चे ले लिए अप्रैल और मई के, अप्रैल के खर्चे लिए आपने 20,000 रुपये, मई के खर्चे लिए आपने 20,000 रुपये, दोनों महीनों के खर्चे मिला के कितने हुए? 40,000 रुपये। और आप इनकम ले रहे हो खाली अप्रैल की, कह रहे हो अप्रैल में इनकम हुई है 30,000 रुपये, फिर आप बोल रहे हो नहीं मुझे तो लॉस हो गया 10,000 रुपये का।
क्या आपने सही लॉस कैलकुलेट किया है अपना? सर सही लॉस कब होता? जब हम सेम पीरियड की रिवेन्यू लेते और सेम पीरियड का एक्सपेंस लेते। तो मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि जितने पीरियड का आप रेवेन्यू ले रहे हो ना, उतने पीरियड का ही आपको एक्सपेंस लेना है टू नो द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। क्लियर है? अब इसमें मैंने जिस बिजनेसमैन से ये बात की थी ना, जिसने 10,000 रुपये 20,000 रुपये अप्रैल का खर्चा लिया, 20,000 रुपये मई का खर्चा लिया, मैंने उससे पूछा कि जब आपने इनकम ली तो इनकम आपने खाली अप्रैल की क्यों ली, मई की इनकम क्यों नहीं ली? तो बोला वो मई वाली इनकम मुझे रिसीव नहीं हुई ना, मैंने इसलिए नहीं ली। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि भैया देखो, रिसीव से मतलब मत रखो, पीरियड सेम रखो, ताकि आप सही प्रॉफिट और लॉस निकाल सको। क्लियर है? तो आपने मई की इनकम थी 30,000, अप्रैल की इनकम थी 30,000, तो टोटल इनकम कितनी होगी, टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? इनकम नहीं बोलना चाहिए, रेवेन्यू बोलना चाहिए। मई का रेवेन्यू कितना 30, अप्रैल का कितना 30, तो कितना हो गया 60,000। एक्सपेंस कितना था? अप्रैल का 20, मई का भी 20, 40, 60 माइनस में 40, इनकम कितनी है 20, ये सही इनकम है। ये कहता है जी मैचिंग कंसेप्ट। समझ में आई बात? जितने पीरियड की रेवेन्यू ले रहे हो उतने पीरियड का ही एक्सपेंस लेना है। डिफरेंस मत कर लेना कभी भी कि रेवेन्यू अलग पीरियड का ले लो और एक्सपेंस अलग पीरियड का ले लो। क्लियर है? आगे चलते हैं बेटा, अब देखते हैं बोर्ड पे क्या हमने इसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है। इट इज़ नेसेसरी टू मैच रेवेन्यू ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंस ऑफ द पीरियड। सर मैच करना चाहिए रेवेन्यू का पीरियड और एक्सपेंस का पीरियड टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, ताकि आप सही प्रॉफिट और लॉस को पता लगा सको। यही बात तो बता रहा था बेटा मैं। फिर अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, कहते जी इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली द एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, जो एक अकाउंटिंग पीरियड का आप एक्सपेंस ले रहे हो, आर मैच अगेंस्ट रिलेटेड द रेवेन्यू, वो अपनी रेवेन्यू के अगेंस्ट मैच करना चाहिए। रेवेन्यू के पीरियड से मतलब रेवेन्यू के पीरियड से वो मैच करना चाहिए, रादर देन कैश रिसीव और कैश पेड। सर आप कोई एक्सपेंस छोड़ दो इसलिए क्योंकि वो पेड नहीं किया, या फिर कोई रेवेन्यू छोड़ दो इसलिए क्योंकि वो रिसीव नहीं हुई, ऐसा मत करना। आपने सेम पीरियड का रेवेन्यू लेनी है, सेम पीरियड के एक्सपेंस लेने हैं। आपने कहीं पर भी कैश पेड और कैश रिसीव्ड के कंसेप्ट को बीच में नहीं लेके आना कि मैं उस पीरियड की रेवेन्यू नहीं लूँगा क्योंकि मुझे रिसीव नहीं हुई, या फिर मैं उस पीरियड का एक्सपेंस नहीं लूँगा क्योंकि मुझे उस पीरियड का एक्सपेंस मैंने पेड नहीं किया। सिर्फ इतनी ही बात बोलता है मैचिंग कंसेप्ट। क्लियर है? तो आज की क्लास में बेटा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं आया तो बेटा एक बार और दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी ना आए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे क्वेरी, जो भी आपकी होगी तो हम आपकी जो क्वेरी वो सोल्व करा देंगे। ठीक है जी? तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। एंड में मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और जाते जाते चेक कर लें कि आपने हमारे चैनल का बेल आइकन प्रेस किया है कि नहीं किया है, ताकि आपको अगली वीडियो जब आएगी ना तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है जी? ओके, गुड बाय।